नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा मद निषेध या बिहार दरोगा मेंस पॉलिटी का अहम योगदान रहता है। पॉलिटी के आज लगभग 25 प्रश्न रहेंगे। धमाकेदार प्रश्न है, जैसे एग्जाम में आ रहा है स्टेटमेंट वाइज, उस तरीके का प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और आखिरी में आपको कमेंट करना है कि इन 25 सवालों में आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, अगर 25 में आप 18 से 20 के बीच आ रहे हैं तो आपकी स्थिति सही है। अगर 20 प्लस है तो आप बेहतर हैं, और अगर 18 से नीचे है तो चिंता का विषय है, क्योंकि मेंस परीक्षा में या फिर मध्य निषेध वाले में लगभग आपको 1 दर्जन से लेकर के 1-2 कम भी हो सकता है, कम या 1-2 ज्यादा, लगभग दर्जन प्रश्न आपको आएंगे। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अच्छे से इस पर पकड़ बना लिया जाए तो मैथ्स के जैसे ये भी स्कोरिंग वाला है। यहाँ बहुत ज्यादा गलती नहीं होता है अगर अच्छे से पकड़ बना लोगे तब। कॉन्सेप्ट ही बस है इसमें, कॉन्सेप्ट अगर पता है सब कुछ तो यहाँ भी आपका अच्छा स्कोर होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक सवाल को हम लोग अच्छे से हल करते हैं। आ जाइए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट से है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इससे तात्पर्य क्या है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 129 यानी 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय भैया जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है अभिलेख न्यायालय का। 4 विकल्प है। पहला विकल्प, इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है, क्या ऐसा है। दूसरा, इसके निर्णय तथा न्यायिक कार्यवाहियों को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, इसे अपनी मानहानि के लिए दंडित करने का अधिकार है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। देखिए, आपको कथन नहीं देखना है कि कौन सा कथन गलत है कि सही है। देखिए, कथन सारे सही हैं, लेकिन अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य क्या है। अगर न्यायालय के आप मानेंगे नहीं इसके निर्णयों को, तो अब मानना नहीं मानेंगे तो ये अपील कर दी जाएगी। ठीक है, अपील कर सकते हैं, मतलब इसके ये है मानहानि। अगर इसके फैसले को नहीं मानेंगे तो मानहानि आपको होगा। इसके निर्णय आया तो इसके विरुद्ध आप जा सकते हैं किसी न्यायालय में। किसी न्यायालय क्या, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और क्या। तो इसका जो सही आंसर है, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि इन्होंने जो फैसला दिया, इसके फैसले को सुरक्षित तो रखा ही जाता है। अब किसी मामले में अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो ये हवाला दिया जाता है कि देखिए इस वाले केस में ऐसा हुआ था, उसको साक्ष्य के तौर पर, अभिलेख के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसलिए विकल्प जो है दूसरा सही है। आइए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अभी आपने पढ़ा 129 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है। यहाँ कह रहा है कि किसे और किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। आगे कह रहा है क्या उच्च न्यायालय को भी माना जाता है, इसको भी माना जाता है क्या। अगर दोनों को माना जाएगा तो सी विकल्प चुनना है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। अगर जिला न्यायालय को माना जाता है तो जिला न्यायालय लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि 129 के तहत है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। वही चीज आप अगर पढ़ते हैं अनुच्छेद 215 है तो ये भी बताता है कि हाई कोर्ट भी है उच्च न्यायालय। ये बाकी और न्यायालय के लिए काम आता है कि उस कोर्ट ने ऐसा हवाला दिया था। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, सी सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न होता है इजी, लेकिन परीक्षा में ना थोड़ा सा आपका अगर दिमाग काम नहीं किया ढंग से तो करके आ जाएंगे गलत। जैसे इस प्रश्न को देखिए, अगर बच्चा झटके नजर में देखेगा तो सीधा लगाएगा उच्चतम न्यायालय, निकल जाएगा। बाकी आपको गहराई में जाके उसको निकालना है, विचार करना है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अभी मैंने बताया 215 के तहत उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, दूसरा सही। जिला न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय माना जाता है, जिला न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है मेरे भाई। तो केवल 1 और 2 सही होगा, ए विकल्प। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए
अभिलेख न्यायालय होने का प्रमुख परिणाम क्या है? अभिलेख न्यायालय का परिणाम क्या है भैया? तो अभिलेख न्यायालय का देखिए परिणाम ये है कि न्यायालय अपने निर्णयों को प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखता है। मैंने बताया ना, पहला क्वेश्चन पर ही सब आधारित है। न्यायालय कानून निर्माण कर सकता है, ऐसा नहीं है। न्यायालय को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऐसा नहीं है। न्यायालय को कर लगाने का अधिकार मिल सकता है, ऐसा नहीं है। अभिलेख न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो साक्ष्य के रूप में रख सकता है अपने निर्णय को आगे के लिए। चलिए देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला है कथन, सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से किया गया था। जैसे सभा का प्रतिनिधि किया गया था, तो क्या बता रहा है कि बांट दिया गया था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोगों को उसमें समान मिला था जगह, या समान नहीं मिला हो तब भी चारों को जगह मिला था, ये कह रहा है। दूसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति है ना, में कुल 8 सदस्य थे। कुल की बात कर रहा है, कुल। अब देखिए कौन कौन कथन यहाँ पर सत्य हैं, तलाशना है सत्य कथन। अगर जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तो ध्यान रखिए, पहला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म में नहीं बांटा गया था। 4 धर्म में नहीं बल्कि 3 भाग में बांटा गया था। 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन? तो एक था मुस्लिम, एक था मुस्लिम, और एक था सिख, और एक था सामान्य। सामान्य में ही था हिंदू, ईसाई, ये सब सामान्य में ही था। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य, हिंदू की जिक्र नहीं की गई थी। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य था। यहां पर हिंदू और ईसाई को ऐड कर दिया। देखिए बहुत बारीकी से इस प्रश्न को अंदर घुस करके निकाला हूं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दे देता है। अब बच्चे जानते हैं, थोड़ा पढ़े भी रहेंगे ना इसके बारे में, तब भी आप गलत कर देंगे, क्योंकि अगर डीप में पढ़ेंगे तो यही बताया गया है कि सिख, ईसाई और हिंदू को भी शामिल किया गया था। तो लोग यही देखेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ चारों तो था ही, गलत कर देगा। लेकिन जब बांटा गया था तो वो सामान्य एक श्रेणी बना दिया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो आपको याद रखना है, ये बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो पहला कथन हमने पाया कि गलत है। तो देखिए एक ही से आपका काम हो जाएगा। पहला जिसमें है वो काट दीजिए, अब केवल सी लगा दीजिए, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपका इतना तगड़ा मतलब परफॉर्मेंस रहेगा, अगर इस तरीके से आप हल करोगे, इस तरीके से करोगे तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहेगा। कम जानकारी में भी आप बेहतर कर लोगे। बाकी हालांकि हम चारों ऑप्शन पर चलेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, स्थायी अध्यक्ष, तो दूसरा तो गलत हो ही जाएगा। तीसरा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये सही है। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, इन 7 का नाम याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनका नाम तो सबको ही जानता है, तो बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। 6 और हैं, उनका नाम कम से कम 6 नाम याद रहेगा ना, तब भी आपका हो जाएगा कम। एक तो लास्ट में जोड़ ही लेंगे भीमराव अंबेडकर, तो याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं बता दूंगा वैसे आपको कौन कौन थे, है ना। चलिए आइए, हाँ, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे? देखिए संविधान लागू कब हुआ था? तो 26/11/49 को लागू हुआ था ना, आंशिक रूप से। इसमें लगभग 20 अनुच्छेद को अप्लाई किया गया था। यहाँ पर 20 अनुच्छेद एक्टिव हुआ था, जिसमें देखिए नागरिकता का प्रावधान शुरू हो गया था और निर्वाचन भी शुरू हो गया था, बाकी नहीं शुरू हुआ था। तो ए मतलब ये 5 है, क्या है वो, 1 होना चाहिए ना, ठीक है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। चलो मेरे भैया आ जाओ भाई। सही सुमेलित जोड़ा, कपल चुनना है, सही बड़ी जो कपल सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। भाषा 8वीं अनुसूची में है क्या? कहेंगे हाँ, भाषा 8वीं अनुसूची में है, ये सही जोड़ा है, हमको गलत जोड़ा छांटना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दल बदल के आधार पर सदस्यों का निर्धारण 10वीं अनुसूची में,
ये भी है, ये भी है भैया, 52वां संविधान संशोधन 85, याद होगा ना, ये भी है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है। हमको गलत कथन छांटना था, तो गलत कथन है शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दूसरी अनुसूची ना होकर के तीसरी में है। ये किस में है? तीसरी अनुसूची में है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी। सही आंसर बी ऑप्शन। चलिए देखिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें फंसते हैं बच्चे। भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करते हैं भाई? आ जाइए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। क्या धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा? देखता हूं। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। ऐसा है क्या? पहले तो कह रहा है कि किसी भी धर्म का राज्य नहीं होगा, फिर कह रहा है ये बराबर मानेगा। देखता हूं। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर नियंत्रण लगाएगा। आप बताइए कौन कौन सही है? किसे लग रहा है कि केवल 1 और 3 सही है? किसे लग रहा है कि तीनों सही है? किसे लग रहा है 1 2 सही है? किसे लग रहा है कि 2 3 सही है? तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हम भैया किसी भी धर्म को, मतलब ये नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, हमारे दोनों आंख से मैं देखूंगा, और हमारा अपना कोई धर्म नहीं होगा, हमारे लिए सब धर्म बराबर। तो यही तो कह रहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म बराबर। तो पहला और दूसरा तो दोनों सही हो गया एक ही लाइन में। तीसरा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर कंट्रोल लगाएगा। आपको 25 अनुच्छेद क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करने की स्वतंत्रता है। जैसे अपना आपको करना है करिए, है ना। तो 3 कथन गलत है, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिएगा, पहले तो जान लीजिए कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता है कितना। एग्जाम में पूछता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार का है प्रस्तावना में, तो नोट करिएगा इस बात को। 5 प्रकार का स्वतंत्रता है प्रस्तावना में, 5 प्रकार। कौन कौन है बताऊंगा। तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, जो 5 है वो मैं लिख देता हूं। विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। देखिए, विचार की स्वतंत्रता तो दिया ही है, विचार की स्वतंत्रता, ये दोनों तो एक ही हो गया। विश्वास, धर्म, उपासना। कहीं आर्थिक स्वतंत्रता है? कहेंगे कि हाँ सर मैं आर्थिक पढ़ा हूं, आप कुछ गलत बता रहे हैं। तो भाई मेरे आर्थिक न्याय पढ़े होगी। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। न्याय कै प्रकार? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यही आर्थिक स्वतंत्रता में घुसेड़ दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा डी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आइए विचार करना है भाई। चलिए देखिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। डीप में क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा, जोर पड़ेगा, है ना, खोपड़ी में। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, हो सकता है, देखता हूं आगे। दूसरा, मौलिक अधिकार के संबंध में न्यायपालिका को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि सैन्य बलों तथा खुफिया विभागों में ये अधिकार किस सीमा तक प्राप्त होंगे। तीसरा देखता हूं, जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता संबंधी अधिकार क्रियान्वयन विलंबित रहता है। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक दूसरा आदेश जारी कर अन्य मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है। देखिए, चारों कथन यहां सही है। मौलिक 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य है। और मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य कोई ऐसा कानून बना दे
जो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आपको मिलेगा मौलिक अधिकार, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सैन्य बलों को अनुच्छेद 33 के अनुसार पाबंदी होती है, लेकिन इतनी भी पाबंदी मत लगा दीजिए कि वो कुछ कर ही ना पाए, कुछ उसको मिलेगा, और वो न्यायालय जो है वो ये निर्धारित करेगा कि भैया एकदम पूरा तो तुम नहीं रोक दिए हो इसको, है ना, जीने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दिए हो क्या। तो इस तरीके में ये भी सही है, ये भी सही है। 352 लगता है तो अनुच्छेद 19 आपका निलंबित हो ही जाता है, जानते ही हैं। ठीक, तो ये भी सही है। और बाकी अनुच्छेदों को जैसे 359 लगा करके भी उसको समाप्त किया जाता है आपातकाल के समय। तो चारों कथन सभी चार सही हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करने वाले सत्य कथन पर ध्यान देना है भाई। आ जाइए। कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 यही तो कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति उपसभापति होगा। सॉरी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। और 89 में यही कहता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है, राज्यसभा के एक उपसभापति होगा, वो उपराष्ट्रपति, तो उपसभापति नहीं भाई, सभापति, ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल लोकसभा करता नहीं, उपराष्ट्रपति में संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स, ठीक है, संसद के सभी जितने भी हैं मनोनीत निर्वाचित, सब और सब उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, बिल्कुल सही। तो एक सही है और 3 सही है, तो यहाँ पर 20 सही हो जाए। चलिए, कथन 1 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो क्या उसको राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए? कथन है। कारण क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या इसीलिए उसको सभापति बनना है, तो क्या इसीलिए राज्यसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही है। चूंकि ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करता है, मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो ये कहा गया है कि आप उसके सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो दोनों कथन सही, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? ये तो 1275 वाले में मेंस में पूछ भी दिया गया था। बाप रे बाप, तगड़ा ना सवाल है जी, देखने में लग रहा है बहुत तगड़ा सवाल है। आइए, भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे हटा दे? क्या महाभियोग के द्वारा हटाएंगे? लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव से, कुछ लोगों को लगेगा कि ये भी सही है। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये गलत है। चलो ठीक है। राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव जिस पर लोकसभा की सहमति हो। देखिए, ऐसे दिया था क्वेश्चन, ऐसे दिया था, उपराष्ट्रपति को हटाने में केवल राज्यसभा, ये इतना ही दिया था, राज्यसभा से ऐसे दिया था, राज्यसभा के द्वारा। बाकी तो मैं ऐसे लिखा हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो केवल राज्यसभा से, लोकसभा का कोई रोल नहीं है, लोकसभा का बस हाँ हटा दीजिए, ऐसे बोलना है, कुछ नहीं, खाली सहमति, खाली सहमति। क्यों? क्योंकि भाई ये राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा से ज्यादा मतलब है नहीं। तो लोकसभा वाला कहता है ठीक है हटाइए, हमको क्या है, हमको क्या है भाई, हटाइए ना, हमरा से क्या पूछ रहे हैं, हटाइए। ठीक है, तो 13 का डी सही हो जाएगा। आइए, हाँ, निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार वाला तो ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि विचार वाला ही भी देखा था ना प्रारंभिक परीक्षा में, कितना विचार करवाया था। जो बच्चा रट फट के गया था एक आध लाइन वाला क्वेश्चन, सब छितरा गया है। मतलब बहुत मैसेज आए मुझे कि भैया मैंने इतना दिन मेहनत किया, मैं इतने दिन से, मैं पिछली बार निकाल लिया। मैं पहले भी कहता था कि भाई एनसीईआरटी पर आओ, टूट पड़ो। तो कुछ लोगों ने पता है क्या कमेंट किया कि IAS IPS बनना है हमको, अब बनो, बिना पढ़े रिजल्ट नहीं होगा, अब तो पीटी ही नहीं होगा, और अब यही पैटर्न चलेगा, बदलना नहीं है, लिख लीजिए। आइए, असत्य कथन मतलब गलत कथन जी। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। अरे तेरी, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो कहेंगे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, ये नहीं समाप्त होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्य का।
बट राज्यसभा के सभापति, तो आप सभापति को सभापति मत समझिए, आप सभापति को उपराष्ट्रपति कहिए। तो उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो 5 साल इजिली याद रहेगा। तो ये कह रहा है 5 साल, तो पहला तो सही है। दूसरा देखता हूं मैं, भारत का उपराष्ट्रपति दोबारा चुना सकता है? बिल्कुल, बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, है ना। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीना तक कार्य कर सकता है, हैं? क्या ऐसा है क्या कि भारत का कोई राष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 महीने तक ही काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में? जैसे आज कोई राष्ट्रपति है वो छोड़ दिए या कुछ बात हो गया, तो जो उपराष्ट्रपति है वो 6 महीने तक ही। जी हाँ, ऐसा नियम है कि 6 महीने के भीतर आप चुनाव कराइए, 6 महीने के भीतर आप चुनाव कराइए, ठीक है। तो ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद राष्ट्रपति सुलझाते हैं। अरे मेरे भाई, अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 पढ़िए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चुनावी विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। हमने क्या क्वेश्चन में घुसेड़ा? तो हमने घुसेड़ा बीच में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद राष्ट्रपति द्वारा निपटाया जाएगा। जो नहीं डीप में पढ़े रहेंगे उनको लगेगा ठीक है तो कह रहा है, और लगा देंगे डी, या कोई और लगा देंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर डी गलत ऑप्शन है। चलिए, कथन है। दिमाग खराब हो जाता है जब कथन वाला प्रश्न आता है, लेकिन मैं सच बताऊं मजा आता है इसमें। मुझे कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जब आपको क्लास करा रहा हूं तो एक लाइन मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सब कॉन्सेप्ट है। इसमें रटना फटना मतलब बहुत कम, 1-8% आप गलत कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो हो ही जाएगा गलत। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत कम चांस रहता है, 1-8 गलत तो इसे माफ है ही सबका। कथन 1, जब उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पद दायित्वों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। कह रहा है उपराष्ट्रपति जब होता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो क्या ऐसे भी करता है कि दोनों वाला काम? 2 नाव पर टांग मत रखिए, ठीक है, ये सुने हैं ना। तो 2 नाव पर टांग ये नहीं रखेगा, एक वाला छोड़ेगा। कारण, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो सभापति होता है, इसलिए जब उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो राज्यसभा वाला भी काम देखेगा और राष्ट्रपति वाला भी देखेगा। अब जब बच्चे देखते हैं ऐसे प्रश्न को तो कह देते हैं कि हाँ यार सही तो है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति है, इसीलिए तो ये राज्यसभा वाला नहीं छोड़ेगा और दोनों अपने देखेगा बेचारा। लेकिन गलत है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है बट कार्य नहीं करता है, राष्ट्रपति बन जाता है तब। आइए, ये प्रश्न अगर कर लिए तो मैं मानूंगा कि तैयारी ठीक है लाला। 16 का जवाब दे दो, क्या आंसर होगा? मैं हट ही जाता हूं, जवाब दे दो क्या आंसर होगा। इस प्रश्न को सही में बता रहा हूं, अगर कर लिए सही आंसर, चीटिंग नहीं, बेईमानी नहीं, अगर सही आंसर कर लिए तो मैं मानूंगा कि तैयारी ठीक है, और नहीं किए तो मानूंगा कि थोड़ा सा भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे बिहार दरोगा के एग्जाम के बाद एक पूरा कंप्लीट पॉलिटी आपको मैं कराने वाला हूं, पूरा कंप्लीट पॉलिटी, फिर कुछ भी उसमें देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, मौलिक अधिकार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित है? बताइए, मौलिक अधिकार न्यायोचित है? कहेंगे हाँ है, ठीक है तो लगाइए सही, पहला सही। क्या मौलिक अधिकार स्थायी है? मौलिक अधिकार एकदम स्थायी है, मिल गया है स्थायी आपको? कहेंगे हाँ, मौलिक अधिकार को नहीं समाप्त किया जा सकता है। चलिए, तो दूसरा भी सही होगा, लगा देता हूं आपके हिसाब से। मैं अभी आपका कह रहा हूं, पहला भी सही दूसरा भी सही। इसे केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको गारंटी मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, तो अब तो तीनों सही होना चाहिए, तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए डी। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा? गलत होगा, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। मुझे जब ये सॉल्व करने को मिलेगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है ये न्यायोचित तो है, अगर उल्लंघन होता है तो मैं न्यायालय जाऊंगा, न्यायोचित है, ठीक है, पहला कथन सही। दूसरा क्या ये अस्थायी है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, स्थायी नहीं है।
अगर स्थायी रहता तो अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया जाता, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया कि नहीं हटा दिया गया। स्थायी रहता तब तो हाथ नहीं लगाते। या जब आपातकाल होता है तब अनुच्छेद 19 समाप्त कर दिया जाता है, अस्थायी होता तो उसको छू नहीं पाते, इसलिए स्थायी यहां नहीं है। पॉइंट को समझना है। तो हमारा जिसमें 2 रहेगा वो मैं काटूंगा, ये काटूंगा, ये काटूंगा। जो आपका सही हो रहा था वो तो मैं गलत कर दिया, है कि नहीं। अब तीसरा, इसे केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। अरे भाई अनुच्छेद 32 में तो है ही 5 प्रकार के रीट, है ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप रीट इस पर लागू होगा। लेकिन 226 में आपने भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी पढ़ा है, हाई कोर्ट भी रक्षा करता है। हमने क्या कहा, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल नहीं, हाँ रहता उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है तब एक हद तक सही होता। लेकिन केवल का मतलब कि खाली तू ही और कोई ना। केवल मतलब जैसे होता है ना कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, तो जब ऐसा कह रहा है लड़का या लड़की कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, तो ये समझिए कि वो खाली हमरे से कर रहा है। और अगर वो ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो, कहीं और भी वो कर सकता है। यही हाल है, केवल उच्चतम न्यायालय का मतलब कि खाली उच्चतम न्यायालय और कोई नहीं। लेकिन ऐसा रहता कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा तब माना जाता सही। वही हाल कि मैं केवल तुमसे तो अब जब कोई आपको प्रपोज करे तो पूछना कि केवल मुझसे प्यार करते हो कि मुझसे प्यार करते हो, क्लियर हो जाएगा। केवल लगाना, कह देना केवल लगा के बोलो। तो चलिए, ये तो बस ऐसे ही मजाक के लिए था मेरे भाई। सी विकल्प सही होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा लाला, बिल्कुल होगा। आइए विचार करना है नीचे दिए गए कथनों पर। 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कहेंगे हाँ, ऐसा तो होता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बना दिया जाता है। लग तो रहा है कि पहला विकल्प सही है। दूसरा, राज्यपाल को राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। दूसरा कथन सही है। तो लोगों को लगेगा कि सी सही है, बट मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मैं लगाऊंगा कि केवल 2 सही। कहेंगे क्यों, पहला गलत है क्या? पहला गलत है। कहेंगे गलत नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, आप गलत सोच रहे हैं। कहेंगे नहीं, हम बोलेंगे हाँ। तो भाई 8वें संविधान संशोधन नहीं, वो 7वें संविधान संशोधन था। और कब? 1956 था। तो कहेंगे हाँ, अब सही है, गड़बड़ा गया थे ना। तो ये 8वें की जगह अगर 7वें लिख देता तो मैं तो इसको स्वीकार कर ही लेता जी। ऐसे मैं इसको इग्नोर नहीं करता, मैं स्वीकार कर लेता। तो केवल 2 हो जाएगा सही। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। देखिए मैंने बताया था अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राज्यपाल है तो राज्यपाल को कर दीजिए 154। ठीक है। आइए, कोई भी धन विधेयक, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी धन विधेयक जब राज्य की बात है, ये राज्य की बात है, ध्यान रखिएगा। कोई भी धन विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल अब क्या एक्शन लेंगे? राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे देंगे, बिल्कुल मन है तो दे दीजिए। वह स्वीकृति रोक देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाँ धन विधेयक है, रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। वह धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु भी वापस कर सकता है, लग रहा है कि हाँ। उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लग रहा है चारों सही है। बट ध्यान रखो, धन विधेयक को लौटाया नहीं जाता है। देना है दो, ना देना है ना, तो लौटाओ मत, ये सब काम नहीं। तो तीसरा कथन जो है नहीं होगा। बाकी 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं भैया जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बने हैं लेकिन पूर्व में वो कभी मुख्यमंत्री भी थे। तो देखिए मोदी जी तो अभी हैं ही, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तो मोदी जी तो हो जाएंगे। और मोरारजी देसाई भी, ये भी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी थे। एच डी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री, दोनों।
तो हो जाएगा क्या, सभी हो जाएगा। 6 लोग का नाम याद रखिए, ठीक है। मोदी जी, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण, 4 हो गए। और एक बीपी सिंह और एक पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और एक मतलब विश्वनाथ प्रताप, बीपी सिंह। 6 का नाम याद रखिएगा। आइए, ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? तो अभी तो बना था बिहार में, कोई बाहर से आके मंत्री बना था, 6 महीने के लिए बने, फिर आप ले लो, फिर 6 महीने के लिए बन जाओ, फिर आप ले लो किसी भी सदन से, जैसे विधान परिषद या विधानसभा से सदस्यता ग्रहण कर लो। कह रहे 6 महीने के लिए कि संविधान मौन है, 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा कि नहीं किया सकता, तो कहेंगे 6 महीने के लिए। मंत्रियों के विभाग का वितरण एवं फेरबदल, जैसे कोई मंत्री है तो वितरण, राज्य की बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री का ये काम होता है, राज्यपाल नहीं लगा देना। ये बहुत डेंजर प्रश्न है, लोगों को लगा कि ये तो राज्यपाल नहीं, मंत्री के विभाग बदलना है ना, तो ये प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है कि तुमको कौन विभाग में दूंगा, सॉरी मुख्यमंत्री के हाथ में, राज्य में, राज्य की बात है भाई। राज्य के लिए धन विधेयक, देखिए ऐसे धन विधेयक तो आप अनुच्छेद 110 में पढ़ते ही हो, लेकिन अगर पूछ देता है आपसे कि राज्यों के लिए धन विधेयक, तब तो दिमाग हिल जाता है, कहता है अरे ये तो नहीं पढ़े थे, ये तो नहीं पढ़े थे, लेकिन ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। 199। आइए, उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, उच्च न्यायालय जो है वो अपने सभी छोटे न्यायालयों पर उसको अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होता है, सभी पर। तो 2 2 7 2 2 7 2 भाई, सभी पर अधीक्षण की शक्ति है। आखिरी सवाल है मेरे लाले, चलिए। उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश, कोई कार्यवाहक न्यायाधीश आता है ना, उसकी नियुक्ति 222 में क्या है, एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण होता है। 223 सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और है नहीं। तो कैसा लगा आज का क्लास, मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक चीज फिर बता दूं वीडियो के आखिरी में, मैंने बिहार दरोगा मद्य निषेध और बिहार दरोगा मेंस परीक्षा के लिए 2 अलग अलग टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए हैं। उसमें जितने भी क्लासेस मैं करा रहा हूं सबका पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ताकि यहाँ पढ़ो वहां रिवीजन करो। साथ ही साथ एनसीईआरटी 9वां और 10वां का साइंस का कंप्लीट पीडीएफ वहां उपलब्ध करा दिया गया है। वहां जुड़ करके आप सारे पीडीएफ को कलेक्ट करें, लगभग 100 से 150 पीडीएफ वहां उपलब्ध कराया गया है, और कीमत मात्र तुच्छ कीमत है भाई। अगर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जुड़िए जाइए, मात्र 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है वहां, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर ना जुड़ते हैं तो वीडियो से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, चीजें वही हैं। अगर जुड़ते हैं तो वहां एक्स्ट्रा पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देता हूं। कैसे जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर जाना है। उसी टेलीग्राम में एक क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है 99, और वही एक टेलीग्राम आईडी होगी, उसी आईडी पर क्लिक करके और मैसेज पर क्लिक करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना, आपको ऐड करा दिया जाएगा ग्रुप में। 2-4 घंटे में ऐड करा दिया जाएगा। पीडीएफ निकलवाइए, मौज करिए, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, ये दरोगा के लिए है, केवल मेंस और मध्य निषेध के लिए, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।